welcome you all to Force Defense Academy. Today I'll be discussing about climate change. देखिए धीरे धीरे जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, कई सारी इंडस्ट्रीज बनती जा रही है, व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से ओवरऑल जो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, हमारे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। अभी आप देखते हैं कहीं गर्मी, मतलब पहले जो गर्मी होती थी इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाता था जितना अब चला जाता है। काई की वजह से दिस इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत बार बरसात आ जाती है, कभी भी कई बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है कि तो कहीं पे मतलब बिन मौसमी बारिश हो जाती है। तो ये सब इफेक्ट काई का है, क्लाइमेट चेंज का है। इसके अलावा कई सारी स्पीशीज है जो क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, मतलब एक्सटिंक्ट होती जा रही है, क्योंकि उनको वो जो क्लाइमेट रिक्वायर्ड था उनके रहने के लिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है, तो खत्म हो जाती है। तो इसका क्या कारण है, क्लाइमेट चेंज होता क्या है, किन कारणों की वजह से होता है और इसको हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें तो क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए टू डील विथ क्लाइमेट चेंज। इन सारी चीज़ों की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जनरली देखिए क्लाइमेट चेंज क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म चेंज होना हमारे यहाँ के वेदर पैटर्न में। ये इंसानों के द्वारा भी हो सकता है, मतलब इट कैन बी ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस एंड इट कैन बी ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। नेचुरल भी होता है, एंथ्रोपोजेनिक भी होता है। अब देखिए एक चीज़ और बताती हूँ मैं, दो चीज़ें होती है, एक होता है वेदर और एक क्या होता है, क्लाइमेट। मतलब वेदर होता है और क्लाइमेट होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए अगर हम जो डे टू डे शॉर्ट टर्म का जो हम देखते हैं चेंज इन, मतलब जैसे आज कभी भी आप मोबाइल में मतलब आपको बताता है आज का वेदर ऐसा है, वेदर सनी है, वेदर मतलब बहुत ज़्यादा क्लाइमेट, जैसे क्लाइमेट क्या होता है कि लॉन्ग टर्म पे मतलब बहुत लंबे समय में जो चेंज होता है किसी जगह पे, मतलब एवरेज वेदर कंडीशन अगर देखें तो वो होता है क्लाइमेट। लेकिन जब हम डे टू डे फिनोमिना देखते हैं वो क्या होता है, वेदर होता है। जैसे आपके मोबाइल में भी आपको बताते ना कि आज बारिश होने वाली है, रेनी है, सनी है, कोल्ड है, तो वो सब क्या होता है, वेदर होता है। मतलब जो डे टू डे बताता है, शॉर्ट टर्म के लिए बताता है कि आज ऐसा है, कल बदल जाएगा, शाम तक ऐसा है, सुबह ऐसा हो जाएगा, ये सब। तो इन दोनों में यही अंतर है। अब हम देखेंगे कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ रीजन, एंथ्रोपोजेनिक मतलब विच आर कोज्ड बाय ह्यूमन बीइंग एंड नेचुरल फैक्टर मींस विच आर कोज्ड बाय नेचर। तो इफ आई टॉक अबाउट नेचुरल फैक्टर, तो नेचर में क्या होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो वोल्केनो इरप्ट होता है किसी जगह पे, तो वो जगह क्या हो जाती है, मतलब वहाँ पे गैसेस, डस्ट, पार्टिकल्स, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा गैस होना, बहुत ज़्यादा पार्टिकल होना, तो सन की रे को एक तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। तो उसकी वजह से वहाँ का वेदर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। और इवन वोल्केनो हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो एक तरीके से मतलब हीटिंग, कूलिंग, वो मतलब इस तरीके का फिनोमिना हो जाता है। तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद ओशन करंट से अगर हम देखें ना, तो मोस्टली जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस की वजह से होता है। नेचुरल फैक्टर तो एक सम एक्सटेंट ही करते हैं, मतलब कई बहुत कम लेवल पे करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के पीछे रीज़न है वो क्या है, एंथ्रोपोजेनिक, जो ह्यूमन जो कॉजेस कर रहे हैं। देखिए ओशन करंट जैसे कि हमारे कोल्ड करंट होते हैं, हॉट करंट होते हैं, वार्म करंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे अगर किसी जगह पे हॉट करंट या वार्म करंट हो रहा है तो उसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक क्या हो सकता है, अगर जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी जगह हो रही है तो वहाँ का क्लाइमेट धीरे धीरे कूल हो जाएगा। कहीं पे ज़्यादा वार्म हो रहा है तो धीरे धीरे क्लाइमेट वार्म हो जाएगा। मतलब ओशन करंट भी एक तरीके का कंपोनेंट है क्लाइमेट चेंज को जो अफेक्ट करता है। उसका प्लेट टेक्टोनिक्स, मतलब जो धरती के अंदर प्लेट होती है हमारी, मतलब क्रस्ट के अंदर जो प्लेट्स होती है, वो प्लेट्स का मूवमेंट अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो कई बार चुके आ जाना, वोल्केनो इरप्ट हो जाना, ये सारी एक्टिविटी होती है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय पे उस जगह का क्लाइमेट भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ये तो नेचुरल थे, लेकिन अगर हम मेन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की बात करें तो जैसे पावर प्रोडक्शन, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, किसको जलाया जाता है, फोसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है। और फोसिल फ्यूल को अगर हम जला रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, कार्बन को एमिट कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं इन्वायरमेंट। और पोल्यूशन अगर हो रहा है तो उससे की वजह से क्या होगा, कोल, ऑयल, गैस, ऐसी चीज़ें निकलेगी, ये निकलेगी तो वहाँ पे ग्रीन हाउस मतलब गैसेस को बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और अगर ग्रीन हाउस गैसेस आई तो वो क्या करेगी, हीट को ट्रैप करेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये इस तरीके से अफेक्ट करता है, मतलब हार्मफुल गैसेस रिलीज होना, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होना, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनना, ग्लोबल वार्मिंग होना एंड देन टेम्परेचर इंक्रीज होना। फिर इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट अगर हम देखें तो उसमें भी क्या होता है, मेनली
जो फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है, एनर्जी बनाई जाती है, जैसे सीमेंट, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारी चीज़ों में, तो उससे क्या होता है, ये जो गैसेस रिलीज हो रही है ऑटोमेटिकली ग्रीन हाउस गैसेस को बना रही है और ये हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन अगर हम देखिए जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, जैसे CO2 रिलीज हो रही है, तो उसको ये फॉरेस्ट क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन डिफॉरेस्टेशन जो हम कर रहे हैं, फॉरेस्ट की जो कटाई हो रही है, उसकी वजह से वो जो मतलब जो गैसेस एब्जॉर्ब हो जानी थी वो नहीं हो पा रही है, तो वो कहाँ रह रही है, एटमॉस्फेयर में रह रही है। उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें ट्रांसपोर्टेशन भी एक बड़ा सोर्स है हमारे यहाँ पोल्यूशन का। उसके बाद हमारे यहाँ के क्लाइमेट को चेंज करने का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से करता है, जैसे व्हीकल्स जो है वो चलते हैं, पोल्यूशन होता है उसकी वजह से, क्योंकि उसमें भी काय का यूज़ हो रहा है, फॉसिल फ्यूल का यूज़ हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, एमिशन करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अगर ग्रीन हाउस बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली अफेक्ट करेगा ग्लोबल वार्मिंग को। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। पावरिंग बिल्डिंग, कई सारी एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है बिल्डिंग्स की वजह से। मतलब अगर हम देखें तो एयर कंडीशनर हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, कूलिंग एजेंट्स जो हो गए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो हो गए, इनमें जो इनकी वजह से जो गैसेस रिलीज हो रही है वो भी क्या कर रही है, हमारे एटमॉस्फेयर को हीट कर रही है। तो हमने देखा कि क्या क्या कारण होते हैं क्लाइमेट चेंज के। अब हम देखेंगे क्या क्या इफेक्ट्स है, मतलब क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो उससे किस तरीके से अफेक्ट करती चीजें। देखो हाई टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज होगा तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसंट्रेशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस जो क्या हो रही है, ट्रैप हो रही है, उसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ओवरऑल ग्लोबल का क्या हो रहा है, वार्मिंग हो रही है। तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है। मतलब अगर हम लास्ट डेकेड देखें तो सबसे ज्यादा होटर था, मतलब और हमेशा क्या होता जा रहा है, हर डेकेड पिछले वाले के कंपैरिजन में क्या होता है, वार्मेस्ट ही होता है। मतलब पिछले वाले के कंपैरिजन में वार्मर होता है, पिछले वाला जैसा था उससे इस बार और ज्यादा गर्म होगा, उसके बाद और ज्यादा गर्म होगा। तो लास्ट डेकेड अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा गर्म था। फ्रीक्वेंट ड्रॉट, देखो वाटर अवेलेबिलिटी जो होगी क्लाइमेट चेंज की वजह से, जहाँ पे कम थी वहाँ पे मतलब ऑलरेडी और कम हो जाएगी, और जहाँ पे बिल्कुल कम थी वहाँ पे खत्म ही हो जाएगी। तो ड्रॉट लाइक सिचुएशंस बन सकती है, क्योंकि देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो जो पानी अगर है धरती के अंदर भी है बाहर भी है तो सूख जाएगा पूरी तरीके से। तो ड्रॉट लाइक कंडीशंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो ओशियंस वगैरह है, ओशन है, ये जो मेल्ट ग्लेशियर्स है वो क्या होंगे, मेल्ट होंगे। वो मेल्ट होंगे तो पानी क्या होगा, ओशन लेवल राइज होगा, ओशन और हमारे जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होंगे। तो एक तरफ सूखा भी हो रहा है और एक तरफ ओशन लेवल राइज भी हो रहा है। तो ओशन लेवल राइज होगा तो मतलब एक तो वो वहाँ पे हमारे जो कोरल रीफ्स वगैरह हो गया, मरीन जो एनिमल्स जो होते हैं उनको अफेक्ट करेगा, कोरल रीफ्स को अफेक्ट करेगा। उसके बाद जो आसपास वाले जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन आ सकती है, उनको अफेक्ट करेगा। और देखिए जो एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वाटर को क्या कर देता है, और ज़्यादा एसिडिक कर देता है, जिससे हमारी कोरल रीफ खराब होती है, मरीन लाइफ खराब होती है। तो ये क्या हो रहा है, इसकी वजह से ओवरऑल हमारे मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर को, वाटर रिसोर्सेज को, लैंड रिसोर्सेज को, ह्यूमन बींग की लाइफ को, सब तरीके से। उसका लॉस ऑफ स्पीशीज, देखो जो एनिमल लैंड एंड ओशन, मतलब कई सारे एनिमल्स है जो जैसे कि पोलर बियर है या फिर कोई सा भी एनिमल जो बर्फ में रह रहा था, अगर वो बर्फ पिघल जाएगी तो वो एनिमल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा लैंड में। तो अगर कोई जैसे धरती पे रह रहा है, कोई सी मतलब ऐसी जगह पे रह रहा है, अगर वो जगह ही नहीं रहेगी तो एनिमल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो टेम्परेचर राइज की वजह से उनकी लाइफ को भी क्या हो जाता है, रिस्क हो जाता है। मतलब ऐसे एनिमल जो ठंडे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। फिर हेल्थ हैजार्ड्स, देखो मतलब इसकी वजह से एक तो क्या हो रहा है, हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा होती है तो भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। ये जो पोल्यूशन हो रहा है, कई सारी गैसेस रिलीज हो रही है, वो भी क्या करती है, हेल्थ को डायरेक्ट अफेक्ट करती है। एयर पोल्यूशन, सिकनेस, हार्श वेदर, फोर्स रीलोकेशन, स्ट्रेस होता है उनकी मेंटल हेल्थ पे, भूख, इंक्रीजिंग हंगर, मतलब ये सारी चीज़ें क्या का वजह से हो सकती है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकती है। उसके बाद पॉवर्टी, कई बार क्लाइमेट चेंज की वजह से पॉवर्टी आ जाती है। जैसे कि किसी जगह पे फ्लड आ गई, तो फ्लड आ गई तो क्या होगा, उस जगह का एरिया को पूरा खत्म हो जाएगा, उन लोगों के पास रहने की जगह ही नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। तो पॉवर्टी लाइक सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। उसका रिस्क टू इकोसिस्टम, तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है अक्रॉस द ग्लोब, वेदर चेंज होता है, वेजिटेशन पैटर्न चेंज होगा, तो स्पीशीज को माइग्रेट करना पड़ेगा उनका सर्वाइवल के लिए।
इधर उधर, तो उसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद इंडिया के अगर हम एफर्ट्स देखें कि व्हाट आर द इनिशिएटिव्स विच हैज बीन टेकन बाय इंडिया टू कोप विद क्लाइमेट चेंज, तो क्या क्या थे देखिए, फर्स्ट तो अगर हम देखें नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब ये 2008 में एक प्लान बनाया गया था। इसके अंदर हमने 8 डिफरेंट मिशन पे फोकस किया था, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग मिशन पे हमने फोकस किया था, ताकि जो क्लाइमेट चेंज वाली सिचुएशन है इस पे हम काम कर सके और इससे हम डील कर सके। देखिए, पहला नेशनल सोलर मिशन, इसका एम क्या था कि सोलर मतलब सोलर एनर्जी का हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, ताकि ये जो हम फोसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं जिससे पोल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो क्या हो सके, कम हो सके। तो हमें किस पे फोकस करना है, सोलर मिशन, इसलिए बनाया गया था। इसके अंदर हमने कई सारी योजना स्टार्ट की है, मतलब सोलर पैनल से रिलेटेड, सोलर एनर्जी से रिलेटेड, हर घर ये वाला सोलर वाली जो है मतलब गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती है, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, यूज़ हो सके। उसका नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब एनर्जी को किस तरीके से यूज़ करना है एफिशिएंटली। देखिए, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे, जैसे आपने एसी देखा होगा, फ्रिज देखा होगा, कूलर देखा होगा, जिसमें इस तरीके से ऐसा साइज सिंबल बना हुआ रहता है, वहाँ पे ऐसे स्टार बने हुए रहते हैं, ठीक है, 3 स्टार 4 स्टार ऐसा BEE लिखा रहता है। तो उसका काम क्या रहता है, वो अगर 3 स्टार है मतलब बता रहा है कितनी एनर्जी एफिशिएंसी है, अगर 4 स्टार है मतलब और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, 2 स्टार है तो थोड़ा कम एनर्जी एफिशिएंट है। एनर्जी एफिशिएंट मतलब कि वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। देखिए, उससे आपका अगर ज़्यादा कम एनर्जी एफिशिएंट है ना, इसका मतलब है आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट को बनाना है जो कि कम से कम एनर्जी ले, तो जितनी कम एनर्जी लेंगे इतनी कम हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी पड़ेगी, इतनी कम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो कम फॉसिल फ्यूल का यूज़ होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम हो जाएगा, तो हमारे क्लाइमेट चेंज को में हेल्प करेगा, मतलब क्लाइमेट चेंज को रोकने में हेल्प करेगा। फिर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, मतलब इसमें जो अर्बन एरियाज जो हो गए, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है उसको मैनेजमेंट करना, रिसाइकल करना, इस पे फोकस किया हमने। नेशनल वाटर मिशन, इसमें मतलब हर घर तक क्या हो सके, पानी पहुँच सके, सब लोगों को इरिगेशन के लिए पानी मिल जाए, पीने के लिए पानी मिल जाए। इसके तहत भी बहुत सारी स्कीम्स स्टार्ट करवाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, हर घर जल और नर्मदा पाइपलाइन स्टार्ट करवाई गई, कई सारे लोगों को मतलब उसके थ्रू पानी मिल सके, कई सारे रिवर को लिंक करके लोगों तक पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे जो हमारे हिमालय का बर्फ भी पिघल रहा है, तो हमें उसको रोकने के लिए मतलब वहाँ पे सस्टेन कर सके वो आगे आने वाले टाइम तक, उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, मिशन डेवलप किया है। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया गोल्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाना, उसके लिए हमने गोल स्टार्ट किया है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे फोकस किया है कि वो कैसी हो, सस्टेनेबल हो, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करें, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ करें, अच्छे सीड्स का यूज़ करें। उसका नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, मतलब देखो हम इतनी सारी चीज़ें जो कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो लोगों तक क्या हो, अवेयरनेस हो, लोगों को अवेयरनेस हो कि हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है, क्लाइमेट चेंज को बढ़ने नहीं देना है, तो हम खुद से इनिशिएटिव ले। देखो खुद से मतलब गवर्नमेंट चाहे कुछ ही कर ले, लेकिन लोग मतलब जब खुद अवेयर नहीं होंगे, खुद जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक खुद से इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक इसको रोकना मुश्किल है। क्योंकि आप सोचते हैं जैसे आप कहीं गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, आपने देखा कि बल्ब चालू है, पंखा चालू है, तो लेट इट भी, हमारा क्या जा रहा है, हमारा थोड़ी ना है, ऐसा सोच के आप छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लेंगे कि एक पंखा भी अगर आप बंद करते हैं, लाइट बंद करते हैं, तो वो एनर्जी को क्या करेगा, सेव करेगा। तो जो हमारी एनर्जी बन रही है, जहाँ पे फॉसिल फ्यूल का यूज़ हो रहा है, उसका क्या होगा, यूज़ कम होगा, कम एनर्जी का, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो हमारी ही हेल्प करेगा इवेंचुअली कहीं ना कहीं। उसका नेशनल सोलर अलायंस, देखो इंडिया और फ्रांस की हेल्प से 2015 में बनाया गया था, और ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। मतलब अगर आप देखें ना, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया में है। तो हम इंडिया में इसको बनाने की बात कर रहे हैं। इसका एम क्या है कि सोलर एनर्जी का यूज़ करना। इसके अंदर ही हम बात करते हैं OSOWOG, या फिर जो इसका मतलब क्या है, 1 सन 1 वर्ल्ड एंड 1 ग्रिड, ग्रीन ग्रिड की बात करते हैं हम। मतलब इसका एम ये था कि देखिए सूरज तो एक ही है, सूरज अस्त थोड़ी ना होता है, मतलब हमें लगता है सन सेट हो गया, लेकिन जब हमारे इधर सेट हुआ तब दूसरे देश में तो वो वहाँ पे राइज हुआ है, तो सन तो उसी की जगह पे है, अर्थ रोटेट कर रही है।
तो सन उसी की जगह पे है, तो वो तो उसकी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, भले वो हमारे देश में प्रोवाइड करे दूसरे देश में करे। तो हम क्या करेंगे कि ये जो सन है, एक वर्ल्ड है, इसको एक ग्रिड से कनेक्ट कर देंगे, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इस तरीके से ग्रिड फैलाएंगे कि अगर हमारे यहाँ जब सूरज है उस टाइम पे हम एनर्जी बनाएंगे और दूसरे देशों तक पहुंचा देंगे। जब अमेरिका में सूरज आएगा तो वहां पे बनेगी तो वहां से हमारे तक पहुंचा देंगे। इसका मतलब है कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रिड से कनेक्ट कर दे ताकि सोलर एनर्जी को हम एफिशिएंटली यूज कर पाए, क्योंकि सन कभी सेट नहीं होता है, सिर्फ धरती वहां पे टर्न लेती है। इसके बाद फेम स्कीम, इसका एम क्या था कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब हाइब्रिड व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें ताकि हम फॉसिल फ्यूल का यूज कम करें। उसके बाद अमृत स्कीम, इसका एम था कि हम सिटीज को स्मार्ट बनाएं, मतलब स्मार्ट सिटीज मिशन आएगा, सिटीज स्मार्ट बनेगी, फॉसिल फ्यूल का यूज कम करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा क्लाइमेट चेंज से डील करने में। उसके बाद उज्ज्वला योजना, देखिए उज्ज्वला योजना का काम क्या है कि मतलब कि पहले क्या होता था कि गाँव में सबसे ज़्यादा चूल्हा जलता था, तो चूल्हा जलने से जो उससे एमिशन होता है, मीथेन गैस का एमिशन होता है, हार्मफुल गैसेस का एमिशन होता है, तो एक तो क्लाइमेट को भी इम्पेक्ट कर रहा है, वहाँ के वेदर को भी इम्पेक्ट कर रहा है और उस विमेन की हेल्थ को भी इम्पेक्ट कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा उज्ज्वला योजना चालू करेगी ताकि इससे क्या हो सके, एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करवाएंगे उनको, ताकि वो जो चूल्हा जलाते हैं उससे एक तो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ की कटाई कर रहे हैं, उसका पोल्यूशन हो रहा है, उनकी हेल्थ खराब हो रही है, वो सब चीज़ें ना हो। उसके बाद उजाला स्कीम, इसका एम क्या था कि जो बल्ब है, मतलब पहले जो बल्ब यूज़ किए जाते हैं उसको एलईडी बल्ब से बदल दें, क्योंकि वो जो बल्ब थे मतलब इनकैंडेसेंट बल्ब जो थे वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, तो एलईडी बल्ब जो होते हैं वो कम करते हैं, तो हम उसको रिप्लेस करने की बात करते हैं। उसके अलावा अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें, इंटरनेशनल लेवल पे देखें, तो क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। देखिए आईपीसीसी, जो आईपीसीसी है इंटरनेशनल गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसका काम है कि जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें हो रही है उनको उसके साथ हम क्या कर सके, डील कर सके। उसके बाद UNFCCC, इसके अंदर हर साल क्या होती है, कोप की मीटिंग होती है, जैसे अभी COP29 हुआ था लास्ट। क्योटो प्रोटोकॉल, इसका काम क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है उसको हम क्या कर सके, कम कर सके। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट ने डिसाइड किया था कि देखिए जो पहले इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या हुआ करता था, मतलब जो भी टेम्परेचर था उससे हमको लिमिट रखना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। उसके बाद REDD+, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया ताकि हम क्या कर सके, डिफोरेस्टेशन से डील कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक।